डियर स्टूडेंट्स, तो फोटोकेमिस्ट्री के हमारे यूनिट में अभी तक हमने फोटोकेमिस्ट्री ऑफ जो पहले वीडियो हमने डिस्कस किए हैं उसमें फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन को जो है डिस्कस किया था। और अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक, तो अब फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से क्या मतलब, जो एक ही कंपाउंड के अंदर जो रिएक्शंस होंगी, मतलब हमें दो डिफरेंट कंपाउंड लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही कंपाउंड में जो रिएक्शंस होंगी वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस कहलाएंगी। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो वेरियस फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन बोथ गैस एंड लिक्विड फेजेस। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस देते हैं गैस और लिक्विड फेज में। Photochemical reactions of carbonyl group is initiated by n to pi star transitions। देखो ट्रांजिशंस हमने 4 टाइप्स के पढ़े थे। सिग्मा टू सिग्मा स्टार देखा था, फिर n टू सिग्मा स्टार देखा था, एक पाई टू पाई स्टार देखा था और देखा था n टू पाई स्टार। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बोनिल ग्रुप में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि कार्बोनिल ग्रुप में जो होता है किस 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 टाइप के मिलेंगे। देखो इसमें वैसे तो सभी यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक, ये चारों टाइप के मिल सकते हैं वहां पर, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए एक सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है, वो भी सिग्मा बॉन्ड है। एन टू सिग्मा स्टार के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, वो भी है यहाँ पर। पाई टू पाई स्टार के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है। और एन टू पाई स्टार के लिए ऐसा हेट्रोएटम जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चारों टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं इसमें, लेकिन क्योंकि ये जो ऊपर के दोनों ट्रांजिशन है ये बहुत हायर एनर्जी वाले हैं, ठीक है, तो हायर एनर्जी ट्रांजिशन हमारे लिए उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसलिए हम ये लोअर एनर्जी के ट्रांजिशन जो है ज्यादातर पढ़ते हैं, पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार। तो यहाँ पर जो हम कार्बनिक ग्रुप के लिए पढ़ेंगे उसमें भी ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम जो फोटोकेमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड्स की, उसमें हम एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखेंगे कि मतलब एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से ही ये जो रिएक्शंस है वो इनिशिएट होती हैं। ठीक है, तो प्रमोशन of the electron will lead to either a singlet state or a triplet state। और सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट मैंने दोनों आपको बताई हुई है कि अगर हमारे पास ये दोनों, सपोज यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर ये गया, अगर यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, मैंने एच न्यू को इसने एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन चला गया कुछ इसी तरीके से, तो ये तो कहलाएगी हमारी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और अगर इसने इंटर कन्वर्जन कर लिया, मतलब इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू अपनी जो स्पिन को कन्वर्ट किया और वो इसने ऐसे ही कर ली, तो ये हमारी हो जाती है ट्रिपलेट स्टेट। ठीक, तो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कार्बनिल कंपाउंड्स देते हैं वो सिंगलेट स्टेट के थ्रू भी दे सकते हैं, ट्रिपलेट स्टेट से दे सकते हैं, या दोनों स्टेट के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, अब कार्बनिल कंपाउंड जो है 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देते हैं, और कौन कौन सी देंगे, एक अल्फा क्लीवेज होता है, दूसरी बीटा क्लीवेज होती है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन बाय कार्बोनिल ऑक्सीजन, और चौथी है एडिशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम टू अ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो हम ये सारी रिएक्शंस ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम मेनली बात करेंगे वो सिर्फ अल्फा क्लीवेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि अल्फा क्लीवेज क्या होता है। अल्फा क्लीवेज, या हम इसको बोल देते हैं नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस। अब ये रिएक्शंस भी काफी सारे जो है कार्बन ग्रुप्स द्वारा दी जाती है, कार्बन कंपाउंड द्वारा दी जाती है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस गिवन बाय एसाइक्लिक सैचुरेटेड कीटोन्स। ठीक है, उसके बाद हम साइक्लिक पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड कीटोन भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसाइक्लिक सैचुरेटेड कीटोन्स जो कि नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस दें या अल्फा क्लीवेज दें। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो फोटो इंड्यूस्ड डीकार्बोनिलेशन इन द गैस फेज। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो गैस फेज में डीकार्बोनिलेशन करते हैं। अगर हम मतलब उनकी फोटोकेमिस्ट्री अगर हम स्टडी करें, उन पर लाइट अगर हम डालें, लाइट इरेडिएट करें, तो उससे हमें क्या मिलता है, डीकार्बोनिलेशन हमें देखने को मिलता है सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में। दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉरिश टाइप फर्स्ट और अल्फा क्लीवेज प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को जिसमें हमें डीकार्बोनिलेशन देखने को मिल रहा है उसको हम नॉरिश टाइप फर्स्ट या अल्फा क्लीवेज बोलते हैं। तो नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द गैस फेज, और जनरली ये जो प्रोसेस है वो हमें गैस फेज में ज्यादातर देखने को मिलेगा। द सोल्यूशन फेज रिएक्शन ऑफ दिस टाइप इज अनकॉमन। सोल्यूशन फेज में भी देखने को मिलता है पर बहुत रेयर है, बहुत अनकॉमन है। ठीक है, तो ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो गैस फेज में देखने को मिलेगा। अब ये अल्फा क्लीवेज क्यों बोल रहे हैं इसको, तो वो इसमें आ जाएगा। तो अब
मैकेनिज्म क्या है, मतलब इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें इसके ना अंदर हम दो प्रोसेस पढ़ेंगे। नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस को हम दो टाइप्स में इतनी पूरी मैकेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट सबसे पहले क्या होता है, प्राइमरी प्रोसेसेस। अब प्राइमरी प्रोसेसेस में क्या होगा, नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनिशियल क्लीवेज ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन बॉन्ड to give an acyl and alkyl radical. This process is known as primary photochemical process. देखो, सपोज हमारे पास ये कोई सैचुरेटेड कीटोन दे रखा है, ठीक है। अब इस पर हमने लाइट डाली, ठीक। लाइट डालने के बाद ये कह रहा है कि नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस में या अल्फा क्लीवेज में क्या होता है कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये सी डबल बॉन्ड ओ हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे ना अल्फा बॉन्ड टूटता है इसका। अब वो अल्फा बॉन्ड कौन सा है, जो इसका अल्फा कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन है। तो कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड इधर भी एक अल्फा कार्बन है और ये भी एक अल्फा कार्बन है। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड हमारे अल्फा बॉन्ड कहलाते हैं। देखो मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ, ये सी डबल बॉन्ड ओ है। तो इससे जो पहला बॉन्ड, ये बॉन्ड या फिर ये बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड अल्फा बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं बॉन्ड का हम क्लीवेज दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका नाम अल्फा क्लीवेज रख दिए हैं कि जो भी अल्फा बॉन्ड होता है, सबसे पहला काम प्राइमरी प्रोसेस में, सबसे पहले जैसे ही लाइट डाली गई तुरंत से ये अल्फा बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, ठीक है। अब इसमें अल्फा बॉन्ड तोड़ेंगे तो, और अल्फा बॉन्ड टूटकर क्या बनेगा, तो ये टूटा कैसे अल्फा बॉन्ड, देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ था, ये एक था और यहाँ पर ये, तो ये अल्फा, लाइट जब भी हम डालते हैं तो ये बॉन्ड का जो फिशन होता है वो हमेशा होमोलिटिक फिशन होता है। लाइट की प्रेजेंस में बॉन्ड हमेशा होमोलिटिक क्लीवेज शो करता है। तो यानी क्या होगा, इस बॉन्ड के पास दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, ठीक है। इधर भी सपोज एक कार्बन है, ठीक, मैं पूरा कंपाउंड नहीं लिख रही हूँ। तो क्या होगा, अल्फा क्लीवेज यानी लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये अल्फा बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास। तो जो स्पीशीज बनेंगी वो रेडिकल्स बनेंगे फाइनली। इसका रेडिकल यहाँ रह गया, प्लस ये कार्बन था, इसका रेडिकल यहाँ रह गया, ठीक है। तो इसको हम जो शो करते हैं ना बेटा, अगर हम ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ये शो किया, और मैं ये कह रही हूँ कि हम ये होमोलिटिक क्लीवेज शो कर रहे हैं, तो हम इसको जब मैकेनिक्स के थ्रू शो करते हैं तो हम हमेशा ऐसे हाफ एरो दिखाते हैं इस बॉन्ड। तो इसका मतलब होता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, हमेशा हाफ एरो बना हुआ दिखेगा। हाफ एरो का मतलब होता है कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा और बॉन्ड जो है क्लीव हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अल्फा क्लीवेज से रेडिकल्स बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना, ये बना एक एसाइल रेडिकल, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है तो इसको हम एसाइल रेडिकल बोलते हैं, और ये बनेगा हमारा एल्काइल रेडिकल। तो जो प्राइमरी प्रोसेस है उसमें सिर्फ अल्फा बॉन्ड टूटेगा, कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड पहला बॉन्ड अल्फा बॉन्ड टूटेगा। अब क्योंकि ये दोनों ही अल्फा बॉन्ड है, यहाँ पर ये भी अल्फा बॉन्ड है, ये भी अल्फा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ये वाले बॉन्ड को क्लीव कर दिया है, ठीक है। और यही बॉन्ड को क्यों क्लीव किया उसका भी रीजन अभी आगे आएगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमने ये एक अल्फा बॉन्ड तोड़ दिया। तो जब ये एक अल्फा बॉन्ड टूटा तो इसके पास एक रेडिकल जाएगा और इस कार्बन के पास एक रेडिकल जाएगा, बस वही चीज हमने यहाँ पर शो कर दी है, ठीक। तो ये हुआ प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस के बाद होगा सेकेंडरी प्रोसेस। ये जो एसाइल रेडिकल है इसका क्या होगा आगे जाके, या जो एल्काइल रेडिकल है उसका आगे जाके क्या होगा, वो हम सेकेंडरी प्रोसेस में देखेंगे। अब आता है सेकेंडरी प्रोसेस। सेकेंडरी प्रोसेस में ना काफी सारे इवेंट हो सकते हैं, तो इसमें हम नंबर 1 ले रहे हैं। सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ए। ये ए बी सी तीन प्रोसेस से मिलकर बना है, सपोज तीनों प्रोसेस हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आपका कंपाउंड कैसा है। तो ए में लिखा हुआ है डीकार्बोनिलेशन ऑफ एसाइल रेडिकल टू गिव कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एन एल्काइल रेडिकल। तो सबसे पहले डीकार्बोनिलेशन होगा। अब डीकार्बोनिलेशन का क्या मतलब है, डीकार्बोनिलेशन, डी माने होता है निकल जाना, कार्बोनिल ग्रुप क्या, कार्बोनिल, कार्बोनिल तो यही था ना सी डबल बॉन्ड ओ, तो यानी कि ये सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का निकल जाना, उसको हम कहते हैं डीकार्बोनिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर CH2, ये यहाँ से ये CO निकलेगा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो निकलेगी कैसे, भाई वो कैसे निकल सकती है कि ये जो बॉन्ड हमने यहाँ दिखाया हुआ है ये क्लीव होगा। अब ये कैसे क्लीव होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी कि इस CH2 पर अपना एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस C पर भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा,
ठीक है। तो अब इससे क्या बन जाएगा, हमारा ये जो CO है ये यहाँ से जो है अलग हो जाएगी। जब CO अलग हो जाएगा तो RCH2 डॉट यानी ये वाला रेडिकल बचेगा। और जब ये रेडिकल बचा, देखो यहाँ पर हमने CO को अलग कर दिया और ये बचा RCH2। अब जो ये रेडिकल है इसका क्या होना है, तो द एल्काइल रेडिकल कैन रिकम्बाइन टू गिव एन एल्केन और कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन टू फॉर्म एन एल्केन एंड एन एल्कीन। ठीक, या तो ये भी हो सकता है कि ये जो एल्काइल अब ऐसे तो हमने जो हमने स्टार्टिंग कीटोन लिया था उसका बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर ये रिएक्शन हो रही होगी, तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से भी तो ये हमें ये वाला रेडिकल मिला होगा। तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलकर आपस में एक तो इसका और इसके जैसा ही एक और मिला है, तो दोनों आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो ये CH2 और इस CH2 के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। देखो इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ, ये RCH2 है, CH2 पर सपोज मैंने एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ऐसे ही दूसरा RCH2 है, तो उसका CH2 मैंने यहाँ लिखा और उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया। तो अब क्या होगा, ये दोनों कंबाइन कर लेंगे यानी ऐसे, तो RCH2 CH2R ऐसे हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा। तो एक नॉर्मल एल्केन बन जाएगी, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन से ये भी एक प्रोसेस है। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो RCH2 और ये रेडिकल हमें पहले से प्राइमरी प्रोसेस में मिल गया था। एसाइल प्राइमरी प्रोसेस में हमें क्या मिला था, देखो ये एल्काइल रेडिकल बना था यहाँ पर, तो यही एल्काइल रेडिकल अभी तो बचा हुआ है। तो जो सेकेंडरी प्रोसेस में ये एल्काइल रेडिकल मिला है और प्राइमरी प्रोसेस में जो हमारा एल्काइल रेडिकल, ये दोनों भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं। तो सॉरी, कंबाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, क्या हाँ कंबाइन भी कर सकते थे, कंबाइन भी कर सकते हैं, उससे भी एक आप नया स्पीशीज बना सकते हैं यहाँ पर। और या फिर क्या हो सकता है कि कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन टू फॉर्म एन एल्केन एंड एल्कीन। यहाँ पर एक इंटरमोलिकुलर मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, तो एक रेडिकल ये है और एक रेडिकल ये है, तो इसलिए तो हम इंटरमोलिकुलर कह रहे हैं। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा और दूसरे वाले रेडिकल से जाकर अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये वाला यहाँ पर एक रेडिकल बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकला होगा, आपको हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन में क्या करना है, हमेशा कभी भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन आए तो रेडिकल जहां बना हुआ है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेडिकल बना हुआ है, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन हमारा ये है, यानी ये इसका अल्फा कार्बन समझ लीजिए आप। तो ये अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल रहा है, यानी अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये CH है, यहाँ पर R डैश बना हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये CH है। अब CH2 लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूँ, एक और H अलग से लिख दे रही हूँ, और ये हो गया R डबल डैश। तो यहाँ से एक H कैसे निकलेगा, वो भी तो रेडिकल की फॉर्म में ही निकलेगा, तो उसने ऐसे बॉन्ड तोड़ा, ठीक है। तो अब इससे क्या स्पीशीज बनी हमारे पास, ये CH बना, इस पर एक रेडिकल है ही R डैश, यहाँ पर CH है। अब CH पर भी एक रेडिकल आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस कार्बन के पास रह जाएगा, और डैश R डैश, और फिर क्या होगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, CH के बीच में डबल बॉन्ड। तो वही तो यहाँ बना रखा है, एक तरफ R डैश है और दूसरी तरफ R डबल डैश है, तो ये कंपाउंड एल्कीन बन सकती है। और जो वो H निकला वो कहाँ जाएगा, जो H कैसे निकला, यहाँ से जो H निकलेगा वो कैसे निकलेगा, H डॉट की तरह तो निकलेगा, वो H डॉट इस वाले रेडिकल से कंबाइन करेगा। ये रेडिकल क्या है, RCH2 डॉट, और इससे मैं एक H डॉट और मिला दूं तो क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया ना, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, CH3 हो गया, तो इसलिए ये RCH3 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, रेडिकल आपस में कंबाइन भी कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, सेकेंडरी स्टेप में सबसे पहला स्टेप होगा डीकार्बोनिलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डीकार्बोनिलेशन में ये CO निकल जाएगा और यहाँ से इससे भी हमें रेडिकल मिलेगा, फिर ऐसा ही एक और रेडिकल कंबाइन करेगा तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ये रेडिकल इस वाले रेडिकल के साथ भी कंबाइन कर सकता है, तो एक और हमारे पास कंपाउंड मतलब एक और एल्केन मिल सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हो, तो यहाँ से एक H यहाँ जा सकता है और यहाँ पर भी अगर कोई H होता तो वो यहाँ चला जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो CH2 से मतलब इस रेडिकल से नेक्स्ट पर R जुड़ा हुआ है, तो हमें तो नहीं पता कि वहां पर हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो वहां पर सिंपल R लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ नहीं निकाला, अदरवाइज दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करके भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रोसेस का पहला पार्ट था कि ये यहाँ पर हो सकता है। दूसरे पार्ट में क्या बनाया हुआ है, दूसरे पार्ट में है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन बाय द एसाइल रेडिकल फ्रॉम द एल्काइल रेडिकल टू गिव एन एल्डिहाइड एंड एल्कीन।
यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से हो रहा है? एसाइल रेडिकल से हो रहा है। नहीं, एसाइल रेडिकल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है कहाँ से? एल्काइल रेडिकल से। ठीक है, ये हमारा एल्काइल रेडिकल है और ये हमारा एसाइल रेडिकल है। ठीक है, अब एसाइल भी क्या कर सकता है? यहां से एक एल्काइल रेडिकल को निकाल सकता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। और हाइड्रोजन कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? फिर से आपको ध्यान रखना है, जहां भी रेडिकल बना हुआ है, इसमें ये रेडिकल बना हुआ है, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन पर अगर कोई हाइड्रोजन है तभी वो निकल पाएगा, अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तब ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया ना, इस रेडिकल के लिए ये वाला हाइड्रोजन, मतलब ये वाला हाइड्रोजन या ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, तो यहां से एक H निकल जाएगा। तो ये एक H अगर मैं यहां से हटा दूं तो इस पर एक रेडिकल आ जाएगा, तो ये रेडिकल और इस वाले इस कार्बन पर भी रेडिकल, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसलिए हमारे पास ये कंपाउंड निकल के आया। और जो यहाँ से H डॉट निकलेगा वो कहाँ जाकर जुड़ेगा? इस C डॉट से जाकर जुड़ जाएगा, तो वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक एल्डिहाइड बन गया और एक एल्कीन बन गई। ठीक, तो एसाइल और एल्काइल दोनों रेडिकल्स के बीच में ये रिएक्शन है, और एक बार एसाइल का हाइड्रोजन जाएगा एल्काइल के पास और दूसरी बार एल्काइल का हाइड्रोजन जाएगा एसाइल के पास, पर कंडीशन ये है कि दोनों के पास ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो दिस प्रोसेस कैन ओनली बी पॉसिबल इफ एल्काइल रेडिकल हैज एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अगर एक अल्फा हाइड्रोजन होगी एल्काइल रेडिकल के पास तो तभी तो जा पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लिखा है क्योंकि ये रेडिकल अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर एक रेडिकल है, उससे नेक्स्ट कार्बन से ये वाला एक H निकलेगा। बस आपने सिर्फ एक H डॉट निकालना है, इस कार्बन पर एक डॉट बना देना है और इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देना है। तो जो वो H डॉट निकलेगा बस उसको यहाँ बना दीजिएगा और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ये रेडिकल यहाँ से हट जाएगा, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो सकती है। अब ये तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिया एसाइल रेडिकल ने हाइड्रोजन एल्काइल रेडिकल से। अब क्या होगा, एसाइल रेडिकल अपना हाइड्रोजन देगा एल्काइल रेडिकल को। दूसरी बार में क्या होगा, पहली बार में यहां से H गया था इधर, ठीक है, अब की बार में क्या होगा, यहां से एक H जाएगा इधर। तो कैसे जाएगा, वही है रेडिकल यहाँ पर बना हुआ है, रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उसी का एक हाइड्रोजन आपने निकालना है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन निकालूंगी तो यहाँ से 2 हट जाएगा, एक हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ पर आएगा ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो बन जाएगी कीटीन। इसको हम बोलते हैं कीटीन। ठीक है, और यहां से जो H डॉट निकला वो H डॉट इसके पास जाएगा और H डॉट यहाँ पर आएगा, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये R डैश CH2 हो जाएगा। तो इसीलिए ये R डैश CH2 लिखा है, बाकी CH2 R डबल डैश तो पहले से ही है। ठीक है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है कि एक बार एसाइल से एल्काइल की तरफ हाइड्रोजन जाएगा अगर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो, और एक बार एल्काइल से एसाइल की तरफ जाएगा बस। और कौन सा हाइड्रोजन जाना है, जहां पर भी आपको डॉट दिख रहा है, डॉट से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपको दूसरी तरफ भेजना है, रेडिकल के पास भेज देना है बस। ठीक, तो ये था हमारा नॉरिश टाइप फर्स्ट प्रोसेस यानी अल्फा क्लीवेज। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहला काम है अल्फा क्लीवेज कराना, यानी C डबल बॉन्ड O से जो अटैच्ड कार्बन है वो वाला बॉन्ड वहां पर टूटेगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, दोनों तरफ अगर सेम टाइप के ग्रुप है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ अनइक्वल टाइप के वो है ग्रुप है, तब आपको कहां से तोड़ना है वो अभी हम देखेंगे। तो द मेन सेकेंडरी रिएक्शन ऑफ द सैचुरेटेड एसाइक्लिक कीटोन इज डीकार्बोनिलेशन। तो मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि ये गैस फेज में होता है और गैस फेज में हमेशा डीकार्बोनिलेशन ही होता है, तो इसलिए जो इसमें लिखा है कि जो मेन सेकेंडरी रिएक्शन होगी वो डीकार्बोनिलेशन होगी। ये जो बी और सी है ये रेयरली होती है, ये सोल्यूशन फेज में पॉसिबल है। ठीक है, गैस फेज में तो होंगी नहीं, गैस फेज में तो सीधा डीकार्बोनिलेशन ही होना है। ठीक, अच्छा, अब मैं जो बता रही थी आपको कि प्रेफरेंस हमें किसने देनी है, इन नॉरिश टाइप फर्स्ट रिएक्शन देयर इज अ प्रेफरेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल एल्काइल रेडिकल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। देखो यहाँ पर ये वाला कीटोन दे रखा है, अब इसमें एक अल्फा बॉन्ड ये है और एक अल्फा बॉन्ड ये है, जिसको हमने अल्फा डैश लिखा है वो भी अल्फा बॉन्ड ही है, ये भी अल्फा बॉन्ड है, जिसको मैंने डार्क कर दिया ये भी अल्फा बॉन्ड है। तो अब हम दोनों तरीके से तोड़ के देखते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमने पहले ये तोड़ा, अल्फा डैश बॉन्ड तोड़ा, तो अल्फा डैश तोड़ने से क्या होगा, हमारे पास ये मिलेगा,
एसाइल रेडिकल, और एक ये मिलेगा एल्काइल रेडिकल। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना, ये CH3 है, फिर CH2 है, और CH2 पर एक डॉट होना चाहिए। तो ये CH3 है, ये CH2 है, CH2 पर एक डॉट होना चाहिए। ठीक है, ये ना कई बार स्लाइड बनाते हुए ना ये CH2 ना ऊपर लिखा जाता है, एक्चुअल में ये CH2 आपको ऐसे लिखना है। तो मेरे साथ कई बार बहुत सारी स्लाइड्स में ऐसा हो रखा है, तो इसको समझ जाइएगा बेटा, ये CH2 का मतलब ये वाला CH2 है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल अब और दूसरा रेडिकल इस C डबल बॉन्ड O पर जाएगा, तो ये बाकी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप तो एज इट इज रहेगा, उससे एक CO ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पर है, और CO ग्रुप, और CO कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आपको और दिखाना है। तो ये बना। ठीक है, तो हमारे पास ये तो खैर एसाइल रेडिकल है, और ये हमारा एल्काइल रेडिकल है। ठीक, अब अगर हम ये वाला बॉन्ड तोड़े जिसको मैंने अल्फा लिखा हुआ है, ये तो अल्फा डैश बॉन्ड टूटने पर हुआ। अल्फा डैश बॉन्ड राइट हैंड वाला था, अब हम लेफ्ट हैंड साइड वाला तोड़ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तोड़ने से हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो मैंने यहाँ बना रखा है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस C डबल बॉन्ड O के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O पर, मतलब कार्बन पर एक रेडिकल। तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड कार्बन पर एक रेडिकल। अब हमें ये चेक करना है बेटा, हमें ये अल्फा क्लीवेज वहां से दिखाना है जहां से भी हमें मोस्ट स्टेबल एल्काइल रेडिकल मिल रहा। ठीक, अब मोस्ट स्टेबल कैसे मालूम पड़ा, देखो ये वाला कौन सा रेडिकल है, ये सिर्फ जिस कार्बन पर रेडिकल है उससे सिर्फ एक और कार्बन अटैच्ड हो रखा है, इसका मतलब ये प्राइमरी एल्काइल रेडिकल है, यानी ये प्राइमरी रेडिकल बना। ठीक है, अब यहां देखें, जिस कार्बन पर एक रेडिकल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है, मैं बार बार उसको रेडिकल बोल रही हूँ, वो एक इलेक्ट्रॉन है, उससे 3 कार्बन और अटैच्ड हैं। जब 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो इसका मतलब वो टर्शरी एल्काइल रेडिकल है। अब प्राइमरी और टर्शरी रेडिकल में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो क्योंकि टर्शरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, तो हमेशा अल्फा क्लीवेज वहां से होगा जहां से स्टेबल रेडिकल जो है फॉर्म हो रहा हो। तो इसलिए हमारा ब्रेकिंग ऑफ अल्फा बॉन्ड हमारा करेक्ट होगा, ब्रेकिंग ऑफ अल्फा डैश बॉन्ड हमारा इनकरेक्ट होगा। तो ये प्रोसीजर हम नहीं अपनाएंगे, हम सिर्फ ये अपनाएंगे। ठीक है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से इस जो कंपाउंड हमें दे रखा है उसमें लेफ्ट हैंड साइड से हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, यानी जिसको हमने अल्फा बॉन्ड लिखा हुआ है वहां से हमें इसको क्लीव कराना है, यानी ये वाला। ठीक है, और इसको क्लीव कराने का वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, उसको क्या कर देना है, आपने बस ये इधर की साइड दिखाना है, हाफ एरो, एक एरो इधर, हाफ एरो दिखाना है। तो ये बॉन्ड हटा देना है, यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा और यहाँ पर एक रेडिकल आ जाएगा, ये बीच का बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा। तो वही तो चीज यहाँ बना रखी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना, अगर सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन मतलब होता है C डबल बॉन्ड O से दोनों साइड अगर एक जैसे ग्रुप हो, जैसे कि यहाँ पर CH3 और ये भी CH3, एसीटोन जो है वो सिमेट्रिकल कीटोन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये CH2 करके यहाँ CH3 लिख दूं तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया, क्योंकि एक साइड हमने यहाँ पर CH2 CH3 ग्रुप दिखा रखा है और दूसरी साइड खाली CH3 है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। जैसे यहाँ पर एक तरफ CH3 CH2 CH2 ग्रुप था, यानी प्रोपाइल ग्रुप था, और एक तरफ हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप था, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो सिमेट्रिकल कीटोन में तो आप कहीं से भी ब्रेकेज करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन द अबव केस ओनली अल्फा बॉन्ड अंडरगोस क्लीवेज, तो यहाँ पर वही बताया कि जो मोस्ट स्टेबल अल्काइल रेडिकल है बस वहां से आपको क्लीवेज कराना है। ठीक, if both alkyl substituents are same then there is a little selectivity of bond cleavage, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगर आपके पास ऐसा हो, देखो यहाँ पर भी ये अनसिमेट्रिकल कीटोन ही है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अनसिमेट्रिक, अगर मान लीजिए मैं यहाँ से क्लीवेज करा दूं तो भाई इस पर एक रेडिकल जाएगा, इस पर एक रेडिकल जाएगा, तो ये तो हमारा पूरा का पूरा एसाइल रेडिकल बना, और ये बना हमारा एल्काइल रेडिकल, जैसे यहाँ बना रखा ना, ये एसाइल रेडिकल और ये एल्काइल रेडिकल। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं क्लीवेज यहां से करा दूं तो यहां से कराने से क्या होगा, ये CH3 CH2 CH2 डॉट, यानी ये प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, वो मैंने यहाँ बना रखा है CH3 CH2 CH2 डॉट, और बाकी क्या बचेगा, CO पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर CH2 CH3, तो CO पर एक इलेक्ट्रॉन और CH3 CH2। तब आप क्या करेंगे, ये तब आपकी ये लिटिल सिलेक्टिविटी हो जाती है बॉन्ड क्लीवेज की। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कहाँ से कराना है, ये तो फिर आपको दोनों जगह से करा के ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हम ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ से कराएं, क्योंकि दोनों ही तरफ से क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एल्काइल ये प्राइमरी ही बन रहा है और यहाँ पर भी ये प्राइमरी ही बन रहा है। ठीक, तो फिर ज्यादा हमारी सिलेक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर हम नहीं
बता पा रहे हैं कि कैसे बॉन्ड, तो फिर आपको सारे दिखाना पड़ेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सब लिटिल लिटिल अमाउंट में बन रहे हैं तो वो सब आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपको दिख रहा हो कि मोस्ट स्टेबल रेडिकल बन रहा है तो अल्फा क्लीवेज वहीं से होगी। The Norris type first process is mostly favored by photolysis in the vapor phase. Vapor phase का मतलब गैस फेज। तो गैस फेज में ज्यादातर होता है Norris type first process. Norris type first process is efficient in liquid phase only if a stable radical is formed. लिक्विड फेज में बहुत अनकॉमन है, लेकिन अगर हो रहा होगा, कब होगा एफिशिएंट, तब डीकार्बोनिलेशन हो सकता है जब कोई स्टेबल रेडिकल फॉर्म हो रहा हो। देखो हम ये कह रहे हैं कि नॉरिस टाइप फर्स्ट प्रोसेस में ज्यादातर हम डीकार्बोनिलेशन करा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम गैस फेज, हम ये बोल रहे हैं कि गैस फेज में क्योंकि बहुत कॉमन है, तो गैस फेज अगर लिखा हुआ है, वेपर फेज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर डीकार्बोनिलेशन ही होना है। सोल्यूशन फेज में कम देखने को मिलता है, लेकिन हमें डीकार्बोनेशन तब देखने को मिलेगा जब कोई स्टेबल रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। और स्टेबल रेडिकल से मतलब क्या है, कोई एलाइलिक रेडिकल, कोई बेंजाइलिक रेडिकल, टर्शरी एल्काइल या एसाइल रेडिकल्स बन रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन हम लिक्विड फेज में करा रहे हैं, तो अगर हम यहां से क्लीवेज कराएं तब भी हमारा ये बेंजाइल रेडिकल ही बन रहा है, और चाहे हम यहां से क्लीवेज कराएं तब भी हमारा ये बेंजाइल रेडिकल ही बन रहा है। तो आप कहीं से भी क्लीवेज कराओ तो आपको एक बेंजाइल रेडिकल मिलेगा और एसाइल रेडिकल मिलेगा, तो दोनों ही रेडिकल हमारे स्टेबल बन रहे हैं, ठीक है। तो जब स्टेबल रेडिकल्स बनते हैं तो 100% फिर डीकार्बोनिलेशन ही कराना होता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जो सेकेंडरी प्रोसेस, प्राइमरी प्रोसेस तो आपका अल्फा क्लीवेज हो गया, वो आप कहीं से भी करा सकते हैं, ऐसे भी सिमेट्रिकल कीटोन है। और फिर आप सेकेंडरी प्रोसेस में डीकार्बोनेशन कराएंगे, तो यानी ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, तो ये CO तो निकल जाएगी यहाँ से, और जो इस पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा C6H5CH2, और यहाँ पर भी C6H5CH2 आपस में मिल जाएंगे। तो इस तरह से डीकार्बोनेशन आपको देखना है, होना तो है ही। अगर गैस फेज दे रखी तब तो 100% होगा ही होगा। कहाँ से अल्फा क्लीवेज कराना है, मोस्ट स्टेबल से, चाहे सोल्यूशन फेज हो चाहे वो गैस फेज हो, जहां से मोस्ट स्टेबल बन रहा हो। सिमेट्रिकल कीटोन में तो आप कहीं से भी करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने क्या देखना है कि अगर लिक्विड फेज है तो स्टेबल रेडिकल अगर बन रहे हैं तब तो डीकार्बोनेशन होगा ही होगा, और अगर स्टेबल रेडिकल फॉर्म नहीं हो रहे हैं तब आपको फिर वो बी और सी, सेकेंडरी प्रोसेस के जो बी और सी प्रोसेस हैं, जो जिसमें हम हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन करा रहे थे। देखो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये आपके पास क्या होगा, जैसे ये जो मैं, देखो जो मैंने अभी तक आपको समझा दिया वो तो आपको रिटन में लिखना है, लिखने के लिए अगर थ्योरी आ रही तो सफिशियंट है अपनी थ्योरी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर थ्योरी तो आएगी नहीं, वहां पर तो ये स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, उसने लिखा हुआ है एच न्यू। एक तो ये समझ लीजिए, खाली अगर एच न्यू लिखा है तो आपको क्या कराना है, तो आप उसको अपने आप से अंडरस्टूड कीजिएगा कि वो गैस फेज ही है। समझ रहे हैं, खाली एच न्यू भी लिखा हुआ है, कुछ नीचे नई फेज मेंशन कर रखी, तो आप उसको अपने आप से गैस फेज समझिएगा। तो जब आप अपने आप से गैस फेज समझेंगे उसे, तो आपको 100% डीकार्बोनिलेशन कराना है, बस ये ध्यान रखिएगा। अगर गैस फेज है तो अब आपको क्या कराना है, सबसे पहला काम अल्फा क्लीवेज, तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, अल्फा क्लीवेज, ठीक है। और अल्फा क्लीवेज में क्या कराना है, या तो आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे या फिर आप ये बॉन्ड, अब आपने देख लिया तो सिमेट्रिकल कीटोन है तो आप कहीं से भी बॉन्ड तोड़ दीजिए, वो अल्फा क्लीवेज हो गया है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अल्फा क्लीवेज से हमें मिला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये एसाइल रेडिकल मिल गया, प्लस ये CH2 बचा और यहाँ पर CH3, ठीक है। फिर क्या होना है, इसमें रिकॉम्बिनेशन होना है, तो रिकॉम्बिनेशन से आपने दिखा दिया ये CH3 ये CH2, अच्छा मैंने पहले ही रिकॉम्बिनेशन करा दिया, अभी तो ये अल्फा क्लीवेज हुआ है। हाँ, सेकंड स्टेप में आपने डीकार्बोनिलेशन कराना है, किसका, एसाइल रेडिकल का, यानी सेकेंडरी प्रोसेस हो गया, सेकेंडरी प्रोसेस का ए पार्ट। तो ये C डबल बॉन्ड O था, ये रेडिकल था, ये आपने यूं करा दिया, ये आपने यूं कराया, और फिर इससे क्या बना, इससे बनेगा आपके पास CH3 CH2 डॉट और प्लस CO, और फिर ये CH3 CH2 डॉट और एक पहले भी बना था, और चाहे तो आप समझ लीजिए ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा एक और मिल जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल कंपाउंड आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर कंपाउंड बन जाएगा। तो 100% डीकार्बोनिलेशन ही होना है, ठीक है। अगर आपके पास सोल्यूशन फेज है, सॉरी गैस फेज है, तो या तो एच न्यू लिखा हो या एच न्यू के नीचे गैस लिखा हुआ, तो आपको यही कराना है। प्राइमरी प्रोसेस अल्फा क्लीवेज, सेकेंडरी प्रोसेस डीकार्बोनिलेशन, ठीक। अब अगर यही रिएक्शन हम सोल्यूशन फेज में करा रहे होते तो सोल्यूशन फेज में अल्फा क्लीवेज तो ऐसा का ऐसा ही होता, कोई चेंज ही ना होता, लेकिन
अब जो सेकेंडरी प्रोसेस है उसमें आप डीकार्बोनिलेशन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो है CH3CH2 बन रहा है, यानी ये एक एल्काइल रेडिकल जो है, ये हमारा प्राइमरी एल्काइल रेडिकल बन रहा है। तो यहाँ पर प्राइमरी एल्काइल रेडिकल जो है वो तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो जब वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है तो आप डीकार्बोनिलेशन नहीं कराएंगे सेकेंडरी प्रोसेस में, तब आप कराएंगे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा? ये CH3 है, ये CH2 है, और ये, ठीक है, और यहाँ पर आपने ले रखा है CH2 और ये CH3। तो एक बार तो क्या करेगा, एसाइल जो है हाइड्रोजन लेगा एल्काइल से, ठीक है, ये एसाइल है रेडिकल और ये है एल्काइल रेडिकल। तो हाइड्रोजन, अब मैं पहले दिखा रही हूँ, हाइड्रोजन एल्काइल से एसाइल की तरफ जाती हुई। तो हमने कैसे निकालनी है हाइड्रोजन? जहां पर भी रेडिकल बना हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन की एक हाइड्रोजन को हमें इस कार्बन से जोड़ देना है। ठीक, तो उससे क्या बन जाएगा? उससे बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा H। क्योंकि यहां से क्या निकला? H डॉट निकला। ये H डॉट ने इस C डॉट के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये एक एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा रह गया होगा? यहां पर बचा रह गया होगा CH2 डॉट, और यहाँ पर भी एक H तो निकल चुका है, तो ये भी CH2, और यहाँ पर भी डॉट, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पर एल्कीन बन जाएगी। एल्डिहाइड और एल्कीन बनेगी जब एल्काइल से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा एसाइल की तरफ। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? इस चीज को चाहे आप CH2 CH3 वाले को एक बार और दिखा देती। ये CH2 है, CH3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और ये बॉन्ड को आपने तोड़ दिया, तो ये H डॉट तो निकल गया, ये चला गया एसाइल रेडिकल के पास, और एक डॉट यहां पर आ गया, ये दोनों डॉट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए CH2 CH2 बन रहा है। ठीक है, तो एक बार तो ये बना जब एल्काइल से एसाइल की तरफ गया। अब एक बार आपको और क्या करना है, ये तो हमने, मतलब आप इसको नंबर 1 डाल लीजिए। ठीक है, अब नंबर सेकंड और क्या हो सकता है? और ये होगा कि इस डॉट एसाइल रेडिकल का हाइड्रोजन अब की बार एल्काइल की तरफ जाएगा, यानी इस कार्बन से निकलेगा और इस वाले कार्बन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? तो यहां पर अब क्या CH2 लिखा हुआ है, अब मैं सिर्फ CH लिख दूंगी यहाँ पर, तो ये हो गया CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH और CH पर आएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और कार्बन पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही एसाइल रेडिकल के पास है ना, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये क्या बनेगा? कीटीन। और प्लस, अब CH2 के पास, एल्काइल रेडिकल के पास एक H आ गया है, तो ये CH2 की जगह अब CH3 हो जाएगा, क्योंकि CH2 पर एक डॉट है और एक हाइड्रोजन यहां से आएगा, वो भी H डॉट की तरह ही तो आएगा, तो इसलिए CH3 हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा कीटीन, और ये बनेगा एल्केन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कीटोन देखा, मतलब आपके पास कीटोन दिया हुआ है, तो बस आपने चेक करना है, ये H न्यू लिखा है तो आपको डीकार्बोनिलेशन कराना है। H न्यू के साथ गैस लिखा है तो भी आपको डीकार्बोनिलेशन बनाना है। और इसके साथ अगर सोल्यूशन फॉर्म लिखी है या लिक्विड फॉर्म लिखी है, तो आपने चेक करनी है सबसे पहले स्टेबिलिटी आपके रेडिकल की, कि अगर एसाइल रेडिकल तो बनेगा, वो तो स्टेबल होता ही है, आपको एल्काइल रेडिकल आप समझ लीजिए उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अगर वो स्टेबल रेडिकल कौन से हो सकते हैं, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, टर्शरी ब्यूटाइल है, अगर इस टाइप का कोई भी बन रहा है, तब तो आप कराएंगे डीकार्बोनिलेशन। सोल्यूशन फेज में स्टेबल रेडिकल के केस में कराएंगे आप डीकार्बोनिलेशन, और अनस्टेबल के केस में आप कराएंगे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन भी आपको दोनों दिखाने हैं, एक बार एल्काइल से एसाइल की तरफ और एक बार एसाइल से एल्काइल की तरफ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अल्फा क्लीवेज कहाँ से कराना है? सिमेट्रिकल कीटोन है तो कहीं से भी करा लीजिए, अनसिमेट्रिकल कीटोन में आप अल्फा क्लीवेज वहां से कराएंगे जहां से स्टेबल रेडिकल फॉर्म हो रहा होगा। तो बस ये 3-4 पॉइंट है अल्फा क्लीवेज या नॉरिच टाइप फर्स्ट रिएक्शन के, अगर ये आपको ध्यान में रहेंगे तो आप कोई सी भी इक्वेशन कर सकते हैं। बाकी मैं एक चीज और बताई थी, शायद मैंने आपको पहले ही बताया हो, ये फोटो केमिस्ट्री जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जगदम्बा सिंह की बुक से पढ़ा रही हूँ, तो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने वहां से लिए हैं वो सब मैंने आपको कराए हैं, बाकी कुछ और एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, तो आप वहां से खुद भी चेक कर सकते हैं। और अगर ये बुक ना हो आपके पास तो भी बताइएगा, मेरे पास PDF है, तो मैं अपने टेलीग्राम बुक चैनल पर उसको शेयर भी कर दूंगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।